बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो हम 5 करने जा रहे हैं। गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंडर ही ये सब टॉपिक्स चल रहे हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये अभी आएंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो नए आने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैं बता देता हूँ कि भाई ऊपर देखिए, पिछली वीडियो का लिंक शो हो जाएगा और अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट शो हो जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे आपके मसले हल नहीं होंगे। उसमें कैसे पहुँचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको। रटना नहीं, समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स की वीडियोस, लेक्चर्स वहाँ मौजूद हैं। 12 फिज़िक्स में चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 जो अभी चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री, वहाँ पर एक और प्लेलिस्ट है 12 केमिस्ट्री के नाम से, उसमें चले जाइए तो 12 केमिस्ट्री न्यू बुक कंप्लीट लेक्चर्स, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। कंप्लीट बुक मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर, पूरे के पूरे 13 चैप्टर। प्लस वहाँ पर एक प्रैक्टिस टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट जो है वो मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि वो ग्रैंड टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें मैंने सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे किए हैं, उस एक ही वीडियो के अंदर 1.5-2 घंटे की वो वीडियो है, वो टेस्ट है। उसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं। उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, बार बार अटैम्प्ट करें और अपने आप को चेक करें। IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम, अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है IUPAC सिस्टम के ऊपर, कॉमन सिस्टम के ऊपर, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की, तो आ जाइए भाई, ये वीडियो देखिए और अपने आप को चेक कीजिए। इसी वीडियो के अंदर मैंने सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की वीडियो अलग मिलेगी उसी प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है 11th केमिस्ट्री की। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर, वो भी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 जो है वो अभी चल रहा है, ठीक है भाई। 5वें चैप्टर पर हैं हम। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी जो है न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। अब अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ही है, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन के अंदर ही हमारे पास जो टॉपिक है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सॉरी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही टॉपिक चल रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसके अंदर प्रिडिक्शन ऑफ मोशन, अपनी बुक में देखिए आप, प्रिडिक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि हम बुक के मुताबिक चलते हैं। बुक में दिया गया कोई भी टॉपिक जो है वो हमने छोड़ा नहीं है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है पेशन गोई करना। इससे पहले जो आपने एक केस देखा था हमारे पास, आपको याद होगा, हमने देखा था 2 कारें हैं जो कि एक दूसरे के पीछे जो है वो जा रही हैं। ये आपकी बुक के अंदर ही मौजूद है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। इस कार की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है, इस कार की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है। ऑब्जर्वर इसके अंदर है, ऑब्जर्वर इसके अंदर है। इसकी भी एक वेलोसिटी है, इसकी भी एक वेलोसिटी है। याद है ये केस हमने डिस्कस किया था, ये सेम डायरेक्शन वाला केस था। इसी में हमने एक अपोजिट डायरेक्शन वाला केस डिस्कस किया था, जिसके अंदर ये जो कार है और ये जो कार है, इनकी डायरेक्शन आमने सामने है, अपोजिट है, ये टकराने वाली हैं एक दूसरे के सामने। ये कार जो है वो यहाँ से आ रही है और ये कार जो है वो यहाँ से जा रही है। इसकी भी एक वेलोसिटी है और इसकी भी एक वेलोसिटी है। यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वर है इस कार के अंदर, यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वर है इस कार के अंदर। ये हमने केसेस जो देखे थे। अब जो हम देखने जा रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ मोशन के अंदर, इसके अंदर भी एक कार है, ठीक है, और इसमें एक ऑब्जर्वर है, इसमें एक लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर कार में चढ़ा हुआ है और इसके हाथ में बॉल है। कार जो है वो हरकत में है, आगे की तरफ जा रही है, कार जो है वो हरकत में है और इसके पास बॉल है और ये बॉल को आगे की तरफ फेंकेगा। एक ये केस है, केस 1, जिसमें बॉल को ये आगे की तरफ फेंकेगा। और
इसी के अंदर हमारे पास जो दूसरा केस आता है जिसमें ये बॉल को ये लड़का पीछे की तरफ फेंकेगा, गाड़ी की रफ्तार, गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन ये बच्चा बॉल को इस साइड पे फेंकेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है स्टैंडिंग पोजीशन में। मैं चाहता हूँ कि आप इनमें फ़र्क रखिए, वरना आप जो है ना वो गुम हो जाएंगे दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। इसमें जो हमने केस देखा था आपको याद होगा, हमने 2 केसेस देखे थे। इसमें जो है वो सेम डायरेक्शन थी और अपोजिट डायरेक्शन थी। ये 2 केसेस हमने डिस्कस किए थे। इनमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था या जो गाड़ियाँ थी वो हरकत में थी और ऑब्जर्वर उनके अंदर ही था, ऑब्जर्वर बाहर नहीं था कोई, ठीक है। जो ऑब्जर्वर थे वो गाड़ियों के अंदर ही थे, इन दोनों गाड़ियों में भी और इन दोनों गाड़ियों में। इसमें भी 2 केसेस देखे थे ना हमने। एक केस हमने इसमें ये वाला देखा था जिसमें दोनों गाड़ियाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, दोनों कारें फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, ठीक है। और इसमें कोई बॉल वगैरह का केस नहीं था। इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियाँ हैं, आमने सामने एक दूसरे के आ रही हैं। इसमें भी कोई बॉल का केस नहीं है, सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार की ही बात हो रही है, इन गाड़ियों की वेलोसिटी की बात हो रही है। और ऑब्जर्वर ख़ास तौर पे इन गाड़ियों के अंदर ही बैठे हुआ है। ये वो केस था जो पिछले वीडियो के अंदर हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये वाला केस उससे हटकर है। इसमें ऑब्जर्वर सबसे पहली बात है कि ज़मीन पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर है। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है और ये इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखें ऑब्जर्वर यहाँ पर एक तो ये है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और दूसरा ऑब्जर्वर ये भी है, ये बच्चा जो कि इस गाड़ी के अंदर है। जब ये बॉल को फॉरवर्ड फेंक रहा है और जब ये बॉल को बैकवर्ड फेंक रहा है, गाड़ी की रफ्तार फॉरवर्ड ही है, ये बात जहन में रखिएगा। ये वाली गाड़ी जो है इसकी रफ्तार भी फॉरवर्ड है, ये वाली गाड़ी है इसकी रफ्तार भी फॉरवर्ड है, ठीक है। और यही बच्चा है जिसके हाथ में ये बॉल है। ये फर्स्ट केस है जिसके अंदर केस 1 जिसमें ये बॉल को फॉरवर्ड फेंक रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी की रफ्तार है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी है उसी डायरेक्शन में ये बच्चा बॉल फेंक रहा है। यहाँ पर उल्टा सिस्टम है, यहाँ पर गाड़ी की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है और बच्चा जो है वो बॉल को बैकवर्ड फेंक रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर तो ये खड़ा हुआ ग्राउंड पे, दूसरा ऑब्जर्वर ये बच्चा है। दोनों केसेस के अंदर ये अपनी फेंकी हुई बॉल को कैलकुलेट करता है इन दोनों केसेस के अंदर, और यही कैलकुलेशन ये भी करता है जो ग्राउंड पे मौजूद है इन दोनों केसेस के अंदर। ये केस 2 है। यहीं पर हमें जो मिलती है एक चीज़ वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ स्पीड। अभी आएगी, अगला पार्ट जो है वो बड़ा हमारा अहम है, ठीक है। उसमें तो हम देखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, वो थोड़ा बड़ा पार्ट होगा और गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए, ये जो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ने से पहले क्विक रिव्यू आप लोग कर लें क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आप इन लेक्चर्स में गुम हो जाएंगे। ये पार्ट 5 चल रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। हमने क्या शुरू किया था? पार्ट 1 के अंदर हमने जो सबसे पहली चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी वो यही कोशिश की थी कि जब भी आपसे कोई रिलेटिविटी के हवाले से बात करता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से बात करता है कि भाई आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप सबसे पहले उससे पूछें कि आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो पुरानी वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं या नई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं जो कि क्लासिकल फिज़िक्स में आती है, ओल्ड फिज़िक्स में आती है, या फिर आप मॉडर्न फिज़िक्स वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। आप जो है वो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं जो कि ओल्ड फिज़िक्स में आती है, क्लासिकल फिज़िक्स में आती है, या फिर आप जो है वो आइंस्टाइन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दोनों आइंस्टाइन ने दी थी, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये बताइए। और ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं वो मॉडर्न फिज़िक्स में आती हैं, जदीद फिज़िक्स में आती हैं। ये बात मैंने ख़ास तौर पे आपको समझाई थी क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए वाज़ेह फ़र्क कि आप जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बातचीत कर रहे हैं तो वो कौन सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ओल्ड फिज़िक्स वाली है जैसे कि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या जदीद फिज़िक्स वाली है, मॉडर्न फिज़िक्स वाली है जो आइंस्टाइन ने दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दोनों आइंस्टाइन ने ही दी थी। समझ में आ रही बात आपको?
तो ये आपको ख़ास तौर पे पता होना चाहिए। उसके बाद पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन जो कि आप फ़ौरन बता सकते हैं किसी को भी, वो बता सकते हैं आपके भाई ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर की पोजीशन उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे कि ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है इसकी मौजूदा पोजीशन, इसकी मौजूदा पोजीशन क्या है। जब मैं कह रहा हूँ इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसका मतलब इसकी मौजूदा पोजीशन जहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है। मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसकी मौजूदा पोजीशन जहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आसान सी डेफिनेशन क्या है, वो जगह, वो पोजीशन जहाँ से खड़े होके ऑब्जर्वर, जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है किसी को। और यहाँ पर ऑब्जर्व किसको किया जा रहा है, इसको, हरकत को किया जा रहा है, हरकत को किया जा रहा है। फिर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी दिया था कि रिलेटिव मोशन जो है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, या रिलेटिव मोशन जो है, ये क्या बला है जिसके ऊपर ये सब कुछ है। तो रिलेटिव मोशन का मतलब ही ये है कि ऐसी हरकत, अब रिलेटिव मोशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कहें आप या रिलेटिव मोशन कहें, मोशन का मतलब हरकत होता है, ठीक है। इसी हरकत का एक हिस्सा हमने, एक टॉपिक हमने वेलोसिटी ले लिया, क्योंकि हरकत अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी की बात करेंगे। तो रिलेटिव मोशन की अगर आप बात करते हैं या रिलेटिव वेलोसिटी की आप बात करते हैं, तो ये आपको टर्म समझना बेहद ज़रूरी है। और रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी का आसान सा मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई चीज़, कोई हरकत जो है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जर्वर जो है, यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मोशन जो है वो इस बॉल का है। रिलेटिव मोशन किसका है, इस बॉल का है। इन दोनों केसेस के अंदर, ये केस 1 है, ये केस 2 है, इसमें रिलेटिव मोशन इस बॉल का है। ये इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि इस गाड़ी में मौजूद है, उसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी कुछ और है। देखें, हैरत अंगेज़ बात है ना। आप बोलेंगे ये क्या मजाक है, मजाक नहीं है भाई, ये हकीकत है। फिज़िक्स की इक्वेशंस ये बात बता रही हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है, इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ और है, और ये जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी कुछ और है ना हैरत अंगेज़ बात। क्यों, वेलोसिटी तो सेम ही होनी चाहिए यार, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर जिस रफ्तार से ये बच्चा बॉल को फेंक रहा है, अब यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर हम लें केस 1 के अंदर, वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर हम लेते हैं केस 1 के अंदर मिसाल के तौर पर, तो वो 8 मीटर पर सेकंड है, 8 मीटर पर सेकंड। अब ये जो कार आगे की तरफ जा रही है, इसकी भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ कार वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो इस बॉल की वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड है, इस व्हीकल की वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये बच्चा इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ये ऑब्जर्व करेगा, तो इसकी कैलकुलेशन जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 8 मीटर पर सेकंड, इस बॉल की वेलोसिटी। अब फ़र्क देखिएगा, लेकिन ये जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, इसके मुताबिक वेलोसिटी कितनी निकलेगी पता है आपको। पहले बच्चे के मुताबिक ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉय, अकॉर्डिंग टू बॉय इन कार, वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैन एट ग्राउंड, एट ग्राउंड, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, उसके मुताबिक बॉल की वेलोसिटी पता है कितनी निकलेगी, 23 निकलेगी, 23 मीटर पर सेकंड। अब ये हैरत अंगेज बात है ना, ये कैलकुलेट कर रहा है इस बॉल की वेलोसिटी को कितनी निकल रही है, 23 मीटर पर सेकंड। ये बच्चा जो है वो खुद अपनी फेंकी हुई बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड। वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये जो ग्राउंड पर है, ये क्या कर रहा है, ग्राउंड वाला क्या कर रहा है, ग्राउंड वाला असल में जब 23 निकाल रहा है, ये 23 किसके बराबर है, 15 + 8 के,
15 + 8 के, और ये 23 हो गया, 23 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये ग्राउंड वाला इस बॉल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेगा तो इसके पास जो जवाब 23 आएगा। तो 23 जवाब क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो ये व्हीकल है, इस गाड़ी की रफ्तार भी तो कुछ होगी ना। गाड़ी की रफ्तार है 15 मीटर पर सेकेंड, बॉल की रफ्तार है 8 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी की रफ्तार इस बॉल की रफ्तार के साथ, गाड़ी की वेलोसिटी इस बॉल की वेलोसिटी के साथ खुद ब खुद ऐड हो के इसके पास आएगी। क्या कहा मैंने? गाड़ी की रफ्तार और बॉल की रफ्तार खुद ब खुद, गाड़ी की रफ्तार जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी इसके साथ, बॉल की वेलोसिटी के साथ, और इसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी? 23। अब यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी ना दोनों के दरमियान। यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो बोलेगा बॉल की रफ्तार कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो ग्राउंड में है इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक बॉल की रफ्तार कितनी है? 23 मीटर पर सेकंड। अब किसकी बात मानी जाए? अब यहाँ पर अगर कोई एक और ऑब्जर्वर आ जाता है, वो भी किसी गाड़ी में बैठा हुआ है, वो भी किसी गाड़ी में बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर सी है, ये कैलकुलेट करेगा बॉल की वेलोसिटी को, तो हो सकता है इसको कोई और जो है वो रिजल्ट मिले। तो बच्चे के मुताबिक, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक बॉल की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। इस भाई साहब की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक बॉल की वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकंड है। और ये जो गाड़ी वाला है, ये इसकी खुद भी गाड़ी हरकत में है, ये याद रहे, इसकी खुद भी गाड़ी हरकत में है। तो ये जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है ये कैलकुलेट करता है इस बॉल की वेलोसिटी, तो कुछ और निकलती है। तो यही बात है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि किसी भी किस्म का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। ये एब्सोल्यूट का मतलब है। अच्छी तरह इसको ज़हन नशीन कर लीजिए, आगे जाके फंस जाएंगे वरना बुरे तरीके से। बार बार समझा रहा हूँ, एब्सोल्यूट का मतलब है जो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड न करे। अगर मैं कहता हूँ कि ये बॉल की वेलोसिटी एब्सोल्यूट है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के मुताबिक भी इस बॉल की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड आएगी, इस भाई साहब के मुताबिक भी इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ही आएगी, और ये जो कार में बैठा हुआ है ये कैलकुलेट करता है बॉल की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड ही आएगी। क्यों? इसकी वेलोसिटी एब्सोल्यूट है। लेकिन हकीकत ये है कि इसकी वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ही ये है कि कुछ भी कर लें आप, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कोई भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एट ग्राउंड हो, यानी कि आप इस स्टेशनरी हालत में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, या आप हरकत में हो, एब्सोल्यूट जो है अगर होगी वेलोसिटी तो कोई चेंज रिजल्ट नहीं आएगा, सेम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये जो हरकत है ये रिलेटिव मोशन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये बुनियादी फ़र्क नोट कर लें आप अपने पास, ये बार बार आएगा और आपको परेशान करेगा। ठीक है? तो ये जो वेलोसिटी है ये रिलेटिव है। इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी कुछ निकल रही है, इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी कुछ निकल रही है, इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी कुछ निकल रही है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वर्ड का समझ में आया? रिलेटिव मोशन की बात जब भी आए, रिलेटिव वेलोसिटी की बात जब भी आए, समझ जाइएगा कि आपको रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा है, वेलोसिटी आपको डिफरेंट मिल रही है, और ये डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, कि आया उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आया उसकी पोजीशन जो है वो कैसी है, वो हरकत में है या फिर वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या वो इसकी वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी सी वाले की कार की, इसकी कार की वेलोसिटी हम देखें यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है? तो ये हमारे पास है रिलेटिव मोशन। ठीक है भाई, ये समझ लिया आपने। तो ये हमारे पास केस 1 है, केस 1 है। इसमें इस बात का आपने ध्यान रखना है, केस 1 के अंदर जो है वो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है केस 1 के अंदर। जिस डायरेक्शन में, क्योंकि अब यहाँ पर हम समझ गए हैं कि इसकी गाड़ी की रफ्तार भी मैटर करती है इसके मुताबिक, तो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है? यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा?
ये सेम डायरेक्शन में तो है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसके मुताबिक अभी भी 8 मीटर पर सेकंड ही होगी, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक 8 मीटर पर सेकंड ही होगी, 8 मीटर पर सेकंड। इसके मुताबिक क्या होगी, 7 मीटर पर सेकंड। देखें अब मैं बॉय लिख रहा हूं इन शॉर्ट, बॉय और मैन शॉर्टकट करके लिख रहा हूं मैं, बॉय और मैन। मैन के मुताबिक पता है क्या होगी, 7 होगी। इंटरेस्टिंग बात है ना इंटरेस्टिंग बात। ये बॉय जो है, जो कार में बैठा हुआ है, अब डायरेक्शन अपोजिट है, गाड़ी आगे जा रही है, ये बॉल को इस साइड पे फेंक रहा है। बॉल की वेलोसिटी अभी भी 8 मीटर पर सेकंड है इसके मुताबिक, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, इसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 8 मीटर पर सेकंड। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कितनी आ रही है, अब 7 आ रही है। ये क्या मजाक है यार। और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कुछ और निकल रही है, बॉल की वेलोसिटी कुछ और निकल रही है। बहरहाल इसको छोड़ के हम तो इसको फोकस करेंगे, आपकी बुक के मुताबिक सिर्फ इसी को दिया गया है, ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है मैन। तो इसके मुताबिक 7 आ रही है। 7 क्यों आ रही है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। इस 7 वाले केस में असल में ये हो रहा है 23 में से माइनस हो रहा है 8। ओ सॉरी, मैंने 7 कर दिया इसको, ये 23 में से माइनस हो रहा है, कहाँ गया भाई, अच्छा हाँ यहाँ पर चेंज लिया गया है, सॉरी सॉरी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 8 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा हाँ 5 सही है सही है सही है सही है सही है, सॉरी सॉरी, सही है 15। हाँ गाड़ी की रफ्तार 15 है ना भाई, गाड़ी की रफ्तार 15 है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो गया, सब सही हो गया। तो पहले यहाँ देखें आप, 15 में प्लस हो रहा है, यहाँ पे देखें गाड़ी की रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड है, इसमें बॉल की रफ्तार ऐड हो रही है। कब, जब सेम डायरेक्शन थी और 23 जवाब आ रहा था। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो मैन के पास क्यों ये जवाब आ रहा है, क्योंकि अब गाड़ी की रफ्तार में से बॉल की रफ्तार को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। तो अपने नोट्स में ये बात डाल लीजिए, ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक अगर सेम डायरेक्शन है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला भी अभी बताता हूँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला भी बताता हूँ आपको। तो ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर के मुताबिक अगर सेम डायरेक्शन है तो गाड़ी और बॉल की रफ्तार को प्लस करेंगे आप। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे कि इस केस के अंदर ये सेम डायरेक्शन वाला केस था, केस 1, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है, गाड़ी आगे जा रही है, ये बच्चा बॉल को इस साइड पे फेंकता है सेम वेलोसिटी से, तो अब गाड़ी की रफ्तार में से माइनस हो जाएगी बॉल की रफ्तार, 15 मीटर पर सेकंड में से माइनस हो जाएगी इस ऑब्जर्वर के मुताबिक। अब जो ये कैलकुलेशन करेगा इस बॉल की वेलोसिटी को, वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब इसके नोट्स ले लीजिए छोटे छोटे से, और इसकी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन इसकी वो भी नोट कर लीजिए जो गैलीलियो ने दी है। देखें सारा बैकग्राउंड जब आप समझेंगे ना तो ही आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में आएगी, आपके पल्ले पड़ेगी कि यार ये क्या बता रही थी ये। जब तक गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको नहीं समझेंगे आप, आपको ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझ में आएगी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में नहीं आई, आपको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम यही तो है ना। अब यहाँ पर मैथमेटिकली
मेजर्ड स्पीड ऑन ग्राउंड, अब ये देखें v, जो ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है वो जो वेलोसिटी मेजर कर रहा है मैथमेटिकली सेम डायरेक्शन, अच्छा ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन वाली इक्वेशन है, सेम डायरेक्शन वाली, सेम डायरेक्शन, मेजर्ड स्पीड ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू v, स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल कितनी है v डैश, v डैश, अब इसका सिंबल क्या है यार ये मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है, स्पीड ऑफ व्हीकल, गाड़ी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ व्हीकल जो है उसको u से रिप्रेजेंट किया जाएगा, u। अब जो ग्राउंड पे मेजर कर रहा है, हैंस लिहाजा ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो जो कैलकुलेट करेगा वो क्या करेगा, v इज इक्वल टू v डैश प्लस u, ये ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीड, कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीड। लेकिन ये याद रखना है कौन सी स्पीड, सेम डायरेक्शन वाली भाई, ठीक है, मेहरबानी करना, अपोजिट डायरेक्शन वाली के अंदर ये मामला नहीं होगा ऐड वाला, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो फिर माइनस करेगा, फिर ये सिचुएशन हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड स्पीड ऑन ग्राउंड v इज इक्वल टू v नॉट माइनस u, नेगेटिव में आ जाएगी, बस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये भी हो गया आपका। अगला जो टॉपिक है आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है क्योंकि इसको समझने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये एक्स एक्सिस क्या होते हैं, वाई एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस क्या होता है, अगली वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको डायमेंशंस एक्सप्लेन करूँगा। जहनी तौर पे तैयार होकर वो मेरा पार्ट देखिएगा जिसमें आपको डायमेंशंस एक्सप्लेन करूँगा, ये 2D क्या है, 3D क्या है, 1D क्या है, वॉल्यूम के अंदर ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, इसको समझना आपको ज़रूरी है। कोई भी एंटिटी है, कोई भी वजूद है हमारी कायनात के अंदर, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई पार्टिकल है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रोटॉन है, हर वजूद जो है, हर एंटिटी जो है, हर हस्ती जो है वो 3D है, 3 डायमेंशनल है। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होगा ताकि उसके बाद फिर आपको ये क्या है रिलेटिव मोशन के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत ही आपको समझाया गया है। ये डायग्राम देख भी सकते हैं आप, ये मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके, ठीक है। अब वो कॉलेज एकेडमी वगैरह में जो आपने सुनी होगी ना डिटेल के, वो एक्स आगे चला गया और वाई यहाँ चला गया, इससे बाहर निकलें ज़रा मेहरबानी करके और इन कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है भैया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।